So students, today we have to discuss about resources. एक्चुअली हमें आज संसाधन के बारे में डिस्कस करना है, और संसाधन में भी हम फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग ये देखेंगे कि रिसोर्स होता क्या है, संसाधन क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो संसाधन बेसिकली ऐसे सभी वस्तुएं जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स को हम अलग अलग आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग लिखते भी जाइएगा। रिसोर्स को हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। वैसे तो रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य नहीं बनाता है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे एयर, वाटर, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जबकि जो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को या हम रिसोर्स को दो पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है ताकि आप इसको प्रॉपर्ली समझ सकें। तो रिसोर्सेज को हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या जो उसके विकास है उसके आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पोटेंशियल, यानी जिसमें क्षमता हो उसके आधार पर, यानी ऐसे सभी रिसोर्सेज जिनके बारे में, जिनकी क्वांटिटी के बारे में अभी हमको ज्ञान नहीं है, their quantity is not known, is known as potential resources, या इनमें संभावना होती तो है पर अभी इनके बारे में हमें बहुत ज्ञान नहीं है। दूसरा है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान है एंड वी आर यूजिंग देम, ऐसे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बायोटिक और दूसरा है ए बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज यानी जितने भी जैव से आधारित है या जीवन से आधारित है, जैसे फ्लोरा, फौना, यानी पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, जिनको हम जैविक संसाधन कहते हैं। दूसरा आता है हमारा ए बायोटिक रिसोर्सेज, जिन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, एयर, वाटर, जल, ये सब हमारे ए बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा हम रिसोर्सेज को दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, या नव्यता के आधार पर। नव्यता के आधार पर हम रिसोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नव्य और अनव्य संसाधन। नव्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर। वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र के द्वारा शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा हम इसको विभिन्न उपयोग में ला सकते हैं। सो वाटर रिसोर्स इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आते हैं। इसी तरह ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। अब रिसोर्सेज में बेसिकली आज हम जो बेसिक डिस्कस करेंगे वो फॉरेस्ट के बारे में, वनों के बारे में, एग्रीकल्चर, मिनरल और इंडस्ट्रीज को हम लोग कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है लैंड एज अ रिसोर्स। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि फॉरेस्ट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सभी लैंड पर ही पाए जाते हैं। और जब हम लैंड को किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं तो उसे लैंड यूज कहते हैं। जैसे किसी लैंड को हम अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करें या माइनिंग के लिए यूज करें या हाउस हाउस बिल्डिंग के लिए यूज करें तो उसको हम लैंड यूज कहते हैं। सो लैंड इज एन एरिया जहां पर पानी नहीं पाया जाता है और ये ठोस भूभाग होता है, और उस लैंड को हम किस लिए यूज करें उसको हम लैंड यूज कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर पर्पस, माइनिंग, हाउसिंग एटसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है हमारा सॉइल रिसोर्स। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, और मृदा जो होता है वो उसका फॉर्मेशन हमारा डिग्रेडेशन
और डीकॉम्पोजिशन के द्वारा होता है, यानी अपघटन और डीकॉम्पोजिशन मतलब उसका रूप चेंज हो जाता है, जैसे पेड़ पत्तियां सड़ जाती है या वनस्पति के सड़ने की वजह से या जीव जंतुओं के सड़ने की वजह से वो सारा मैटर मिलके रॉक्स और रॉक्स के टूटने के कारण और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर मिलने से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सॉइल की जो ऊपरी परत होती है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होती है और वही फर्टाइल सॉइल कहलाती है। सॉइल की रक्षा करने के लिए या कंजर्वेशन के लिए हम बहुत सारी चीजों को उपयोग में लाते हैं, जैसे पहला है मल्चिंग। हिंदी में भी इसको मल्चिंग कहते हैं। आई होप यू ऑल आर राइटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं। ठीक। सो सॉइल की कंजर्वेशन के लिए ये जस्ट आपको ग्लिम्स दे रही हूँ और फिर डिटेल में हम फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं उसे मल्चिंग कहते हैं, MULCHING। मल्चिंग का मतलब होता है कि वो जो ग्राउंड कवर होता है उसको हम विभिन्न प्लांट्स और अदर मैटर से कवर कर देते हैं। ओके हर्ष। सॉइल को हम बेसिकली कंजर्व करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज करते हैं। उनमें सबसे पहला आता है मल्चिंग। मल्चिंग में हम पूरे ग्राउंड को डिफरेंट प्लांट या पत्तियों इन सब से ढक देते हैं, जिससे कि सॉइल की उर्वरकता या फर्टिलिटी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट आता है कॉन्टूर बैरियर। कॉन्टूर बैरियर में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन, ग्रास और सॉइल को के बीच में हम बैरियर बिल्ड कर देते हैं। यानी जो भी हमारे स्लोप्स होते हैं या कॉन्टूर्स होते हैं उच्च भूभाग पर, वहां पर हम स्टोन, ग्रास के थ्रू सॉइल का इरोजन ना हो उसके लिए बैरियर को बिल्ड अप करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग मेथड। इंटरक्रॉपिंग मेथड के अंतर्गत हम लोग एक साथ कई फसलों का उत्पादन करते हैं और या फिर हम एक फसल के उत्पादन के बाद दूसरी फसल का उत्पादन या प्रोडक्शन करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग आता है। टेरेस फार्मिंग में हम लोग चौड़े स्टेप्स बिल्ड अप करते हैं स्लोप्स के ऊपर। टेरेस फार्मिंग में हम फ्लैट स्टेप्स डेवलप करते हैं स्लोप्स के ऊपर, जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो सके, यानी मृदा का अपरदन ना हो सके। शेल्टर बेल्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि विंड के मूवमेंट, जिन जगहों पे विंड का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है वहां पर हम शेल्टर बेल्ट्स को बनाते हैं, जिससे कि विंड के मूवमेंट या पवन के मूवमेंट को हम लोग रोक सके। ये था आपका सॉइल। इसके अलावा पावर रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस और इंडस्ट्रीज, ये मेजर रिसोर्सेस हैं। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स या वन के बारे में। वन नेचुरल वेजिटेशन है और किसी भी प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्शन या फॉरेस्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट या जलवायु। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल, इसे मृदा कहते हैं। थर्ड बायोटिक फैक्टर्स या जैविक, और इन सब में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तापमान और आर्द्रता फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड का लगभग 30% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 30% भूभाग के ऊपर फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं। फॉरेस्ट को मेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स। अगर हम पत्तियों के आधार पर देखें तो फॉरेस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कोनिकल ट्रीज, ऐसे वन जिनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, और दूसरे वो वन होते हैं जिनकी पत्तियां ब्रॉड होती हैं या चौड़ी पत्तियों वाले वन होते हैं। तो अब इन वनों में एक तिहाई भूभाग यानी विश्व के एक तिहाई भूभाग पर कोनिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी 1/3 पार्ट पे
हमारे कोनिकल फॉरेस्ट हैं एंड 2/3 पार्ट पे हमारे ब्रॉड लीव्स पाई जाती हैं। फॉरेस्ट को बेसिकली हम 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम वन को देखें तो वन को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब पहला पार्ट है या पहला टाइप है इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। हिंदी में इसे, ओके राज, हिंदी में हम इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। सो सबसे पहले आप लिखेंगे वन या फॉरेस्ट आर ऑफ 6 टाइप्स। फर्स्ट इज इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। It lies between 5 degree north and south and 5 degrees south latitude from the equator. It lies 5 degree north and 5 degrees south latitude from the equator. ये विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के मध्य पाया जाता है। यानी हमारा जो पूरा अर्थ है वो बीच में से इक्वेटर लाइन उसके बीच से होकर गुजरती है। सो अगर हम इक्वेटर लाइन को बेस बनाएं तो 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 5 डिग्रीज साउथ के बीच में इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब ये जो फॉरेस्ट है ये मेनली पाए जाते हैं, आप एरियाज नोट डाउन कर लें। पहला है अमेज़न बेसिन। सबसे ज्यादा अगर इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। ये साउथ अमेरिका में है। दूसरा सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका। थर्ड कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका, अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन। एंड साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपीय क्षेत्र। अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कुछ क्वालिटी होती है। इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भी अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है। यानी इनकी पत्तियां, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें या सन की रेज हमेशा डायरेक्ट पड़ती है। सन की रेज डायरेक्ट होने के कारण और यहाँ पर वाटर बॉडी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अभी क्लास के बाद आप कुछ मैप वगैरह को जरूर देखिएगा। तो अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखें तो इक्वेटर जिस एरिया से होकर गुजरता है वहां पर सबसे अधिक वाटर बॉडी पाई जाती है और लैंड एरिया बहुत कम पाया जाता है। जब हमारी सन रेज वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर के ऊपर तो इक्वेटर पे पड़ने के कारण वाटर का इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और रोजाना 4 बजे यहाँ पर बारिश होती है। और जो रेनफॉल होती है वो 250 से 300 सेंटीमीटर्स के लगभग होती है। यानी जो भी रेनफॉल होती है वो 250 से 300 सेंटीमीटर्स होती है। इसलिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे श्रब्स, हर्ब्स, लताएं, झाड़ियां, बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष, सभी प्रकार की हमें प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पर। और ये जो लकड़ी होती है इसकी हार्ड वुड होती है, यानी द वुड इज हार्ड, इसकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। फर्नीचर्स के लिए इसको यूज किया जाता है। मेजर जो आपके इसमें फॉरेस्ट आएंगे, फॉरेस्ट कवर, वो है महागनी, हिंदी में भी महागनी कहते हैं। आबनूस, ये सारे नाम जो मैं आपको बता रही हूँ ये इंग्लिश हिंदी में सेम है। आबनूस, रोजवुड एंड मैनग्रोव ट्रीज, जैसे सुंदरबन, डेल्टाई क्षेत्रों में आपने सुंदरबंस देखे होंगे। तो मैनग्रोव ट्रीज भी हमारे इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट या सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं।
अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के कितने भूभाग पर आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा 30%। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में 6 मुख्य प्रकार होते हैं, क्योंकि हम लोग प्री के लिए भी तैयार कर रहे हैं और मेंस के लिए भी साथ साथ तैयार करेंगे। तो अब इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन एरियाज में, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि अमेजन बेसन दे दिया जाए, टुंड्रा रीजन्स दे दिया जाए, टैगा दे दिया जाए, तो डिफरेंट एरियाज आपको दे दिए जाए, तो आंसर क्या होगा अमेजन बेसन। तो अमेजन बेसन में सर्वाधिक इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य अमेरिका कॉन्गो बेसन और साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पर कि कौन कौन से फॉरेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाए, जैसे आपको दे दिया जाए स्प्रूस, या आपको दे दिया जाए महागनी, और आपको आम, शीशम। तो अब इसमें पूछा जाए आपसे कि इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से हैं, तो आंसर आपका महागनी होगा। नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप पे आइएगा, सेकंड फॉरेस्ट टाइप। तो फर्स्ट हमारा है इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट, सेकंड है हमारा ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्ण मीन्स ग्रीन, पाती मीन्स जो गिरा देते हैं। सो ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है कि पत्तियां गिरती नहीं, पर ये पेड़ पूरे नेकेड नहीं होते, यानी इसकी पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। जबकि ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट में पेड़ अपनी सारी पत्तियां एक टाइम पीरियड पे गिरा देते हैं। अब इनका जो मेजर रीजन है वो 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर पाया जाता है, 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर, विषुवत रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध। मेजर रीजन्स है साउथ अमेरिका, इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस दोनों डिफरेंट हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, यानी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये ऐसे फॉरेस्ट है जो अपनी लीव्स को कभी नहीं गिराते। मतलब जब ये गिराएंगे तो अगर एक लीव गिरी तो बाकी पेड़ पे और लीव्स आपको दिखाई देंगी। पर जो ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग के लखनऊ में भी हमको देखने को मिलता है पतझड़ के मौसम में, जब वृक्ष अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते। सो लखनऊ रीजन जो है वो ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दोनों डिफरेंट है। इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट आपको 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण इक्वेटर से पाया जाएगा, जबकि जो ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो 10 डिग्री टू 30 डिग्री है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पतझड़ के टाइम पे ये अपनी सारी लीव्स को गिरा देते हैं। मेजर जो यहाँ पर ट्रीज मिलते हैं वो है सागौन, शीशम, साल, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, सागौन, शीशम, साल एंड बैम्बू, बांस। नेक्स्ट लिखिएगा थर्ड, थर्ड फॉरेस्ट टाइप है ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट, MONTANE, ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट।
इन्हें उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन भी कहते हैं। रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैं आपको रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस बता रही हूँ। साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एंड इंडोनेशिया। सो साउथ अमेरिका, दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पहला हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन, दूसरे हो गए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ब्रॉडलीव्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, और थर्ड हो गया ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ये माउंटेन स्लोप्स पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिक्स के माउंटेन स्लोप्स पर। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिकी क्षेत्रों में, अफ्रीका, एशिया एंड इंडोनेशिया। अब कुछ नाम या कुछ प्लेसेस ऊपर वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट से सिमिलर हैं, पर ध्यान हमें ये रखना है कि ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही माउंटेन स्लोप्स या पर्वतीय ढालों पर ये पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव डेसिडुअस या पर्णपाती वन है, ये आपको ट्रॉपिक्स पे मिलेंगे यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, पर जो ट्रॉपिकल मॉन्टेन फॉरेस्ट है ये आपको ट्रॉपिक्स या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पर्वत हैं उनके ढालों पर मिलते हैं। अब जो मेजर फॉरेस्ट है वो है चेस्टनट, चेस्टनट, हेमलॉक। हिंदी इंग्लिश में नेम सिमिलर है स्टूडेंट्स, जहां भी कुछ हिंदी वर्जन होगा मैं आपको बता दूं। चेस्टनट, हेमलॉक, बर्च, BERCH, birch, maple, maple, MAPPLE, and oak, OAK, oak. फोर्थ पॉइंट लिखिएगा टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती एवं मिश्रित वन। यानी यहाँ पर ये बेसिकली टेम्परेट रीजन का एरिया है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिक से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको आर्कटिक सर्कल मिलता है और अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। तो 30 डिग्री से लेकर आपके 60 डिग्रीज के बीच में आपको टेम्परेट डेसिडुअस या मिक्स फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इनमें कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? पहला लिखिएगा ओक, ओक, येलो पॉपुलर, येलो पॉपुलर, वॉलनट एंड मैपल। एरियाज हैं ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट यूरोप या पश्चिमी यूरोप,
चाइना एंड जापान, चीन और जापान। यानी 30 टू 60 डिग्रीज के बीच में हमको टेम्परेट डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ, क्योंकि 30 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो 30 डिग्री पे आपको कंपैरेटिवली वार्म टेम्परेचर मिलेगा, लेकिन जब आप 60 डिग्री के पास आएंगे तो वहां पर आपको मिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, यानी वहां पर एटमॉस्फेयर या जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ये टेम्परेट डेसिडुअस मिक्स फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, यानी जैसे जैसे 30 के आसपास मिलेगा वहां पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, और 30 के ऊपर यानी जब आप 40-50 के आसपास जाएंगे तो वहां पर आपको टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट भी मिलेंगे। सो इसीलिए इसे मिक्स फॉरेस्ट रीजन कहा जाता है। फिफ्थ लिखिएगा, कॉर्निफोरस ट्रीज, कोणधारी वन, कॉर्निफोरस ट्रीज या फॉरेस्ट, कोणधारी वन। अब ये जो पौधे हैं या वृक्ष हैं या जो फॉरेस्ट हैं ये आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे, टेम्परेट रीजन के नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे पाइन, स्प्रूस एंड फर, पाइन, spruce and fir. This whole meeting is recorded, students, and so those who are sharing their screen, kindly don't share because you are live. Anshu, you are sharing your screen. Similarly, Ashish is sharing your screen. So please don't share your screen because so many people are seeing you. You are live on the YouTube. सो कॉर्निफोरस या कोणधारी वन ऐसे वन होते हैं जिनकी लकड़ी बहुत मुलायम होती है। अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि अगर हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट या अगर हम कॉर्निफोरस ट्रीज दोनों में से हम किसको अगर काटें या उसको यूज करें तो वो ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद रहेगा। कोई चैट बॉक्स में लिख सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय वन यानी जो हमें आपके टेम्परेट रीजन्स में जो वन मिलते हैं एंड इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन फॉरेस्ट, अगर हमको कट करना है डेसिडुअस ट्रीज को तो दोनों में से कौन ज्यादा इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा। वेरी गुड प्रिया, निकलेश, कॉर्निफोरस। रिद्धि, डेसिडुअस नहीं होगा, कॉर्निफोरस होगा, क्योंकि कॉर्निफोरस ट्रीज में हमें सिमिलैरिटी मिलती है फॉरेस्ट की, जबकि डेसिडुअस में हमको बहुत टाइप के फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कवर मिलते हैं, यानी एक ही जगह पे हमें शीशम भी मिलेगा, साल भी मिलेगा और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस मिलेंगी। जबकि जो कॉर्निफोरस रीजन्स है वहां पर हमको सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज मिलते हैं, तो उनको कट करना हमारे लिए इकोनॉमिकली ज्यादा फायदेमंद होता है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा था और उन्होंने डेसिडुअस ट्रीज को टिक कर दिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे कॉर्निफोरस ट्रीज। नेक्स्ट सिक्स्थ आता है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट या कटीली झाड़ियां या कटीले वन। थॉर्न फॉरेस्ट, कटीली झाड़ियां या कटीले वन, जितने भी हमारे डेजर्ट रीजन हैं उन डेजर्ट रीजन के आसपास का जो एरिया होता है वहां पर हमें कटीली झाड़ियां और कटीले वन मिलते हैं। डेजर्ट को हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है डेजर्ट और दूसरा होता है, एक है एरिड डेजर्ट्स और दूसरा होता है सेमी एरिड, यानी शुष्क और अर्ध शुष्क। जो शुष्क रीजन्स होते हैं या जो हमारे ड्राई डेजर्ट्स होते हैं वो ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ऐसी सभी जगहों पर जहां पर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वो सीवियर डेजर्ट रीजन्स में आते हैं, जबकि जहां पर 25 टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है वो सेमी एरिड
या अर्ध शुष्क रीजन्स में आते हैं। तो हमारे जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो डेसिडुअस और टिपिकल डेजर्ट दोनों के बीच के ट्रांजिशनल जोन में पाए जाते हैं। लिख लीजिएगा, दे आर फाउंड इन द ट्रांजिशनल बेल्ट of tropical deciduous and typical desert. कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और मरुस्थल के मध्य पाए जाते हैं। अब इन फॉरेस्ट के अलावा कुछ ग्रासलैंड्स आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, मैं आपसे पूछती जाऊंगी। ओके, आई विल रिपीट। थॉर्न फॉरेस्ट जो होते हैं, दे आर फाउंड इन द ट्रांजिशनल बेल्ट ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस and typical desert. Transitional belt of tropical deciduous and typical desert. उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और मरुस्थल के मध्य पाए जाते हैं। अब ग्रासलैंड पे इनमें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से वन है और ये किससे रिलेट करते या किस जगह पे मिलते हैं, या हार्डवुड और सॉफ्टवुड पे जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कई बार आता है कि मैच द फॉलोइंग आपको दे दिया जाता है और ग्रासलैंड्स दिए जाते हैं और उनका एरिया दिया जाता है कि कहाँ पर कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब मैं एक एक करके आपको ग्रासलैंड्स बताती जाऊंगी, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि मुझे एक इंटरैक्टिव आइडिया रहे आप लोगों के साथ। पहला लिखिएगा स्टेपी। स्टेपी घास की भूमियां, ये रशिया और यूक्रेन में, एशिया सही आंसर नहीं है बेटा, रशिया यूक्रेन में, और ये टेम्परेट प्रकार के यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां हैं। ऐसे घास जो बहुत लंबी होती हैं और ये हमारे शीतोष्ण कटिबंध, जब मैं आपसे शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रही हूँ दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स बिटवीन 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। 60 से 60 से 65 उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट वेल्ड, VELD, हिंदी में भी इसे वेल्ड कहते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, वेल्ड कहां मिलता है? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड हर्षिता। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट लिखिएगा कंपोज, CAMPOS, कंपोज, ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसका आंसर, अमेरिका भी नहीं है, इसका राइट आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट प्रेरीज। नेक्स्ट है प्रेरी, हिंदी में भी प्रेरी लिखते हैं। प्रेरी कहां मिलता है? नॉर्थ अमेरिका। आंसर विल बी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देन पंपास, पंपास कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका। नेक्स्ट डाउन, DOWNS, हिंदी में भी डाउन्स ही कहते हैं, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। सो ये आपके मेजर फॉरेस्ट रीजन्स कवर अप हम लोग ने किए। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोग से करेंगे। एक तो एग्रीकल्चर वर्ड में एगर का मतलब होता है सॉइल, जो वर्ड इंग्लिश का वर्ड है एग्रीकल्चर, उसमें एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर मतलब होता है टू ग्रो, यानी ऐसे सभी वस्तुएं या उत्पाद जो सॉइल पर ग्रो किए जाते हैं उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं।
अब कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हम जल्दी जल्दी जिस तरीके से हमने घास की भूमियों को कवर किया है, मैं आपको नाम बताती जाऊंगी, आपको मुझे बताना होगा ये किस कल्टीवेशन से रिलेटेड है। सो इतना आपको क्लियर है। एगर मीन्स सॉइल, ऐसे सभी कल्टीवेशंस जो सॉइल से रिलेटेड होता है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। और किसी भी एग्रीकल्चर के लिए या कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहां की जलवायु या क्लाइमेट। दूसरा है सॉइल या मृदा। थर्ड टोपोग्राफी, स्थलाकृति। एंड फोर्थ ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, उस एरिया का जो ढाल है। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि कृषि के लिए, यस आई एम रिपीटिंग, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा एग्रीकल्चर के लिए सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है। तो पहला हो गया क्लाइमेट, जलवायु। दूसरा सॉइल, मृदा। तीसरा टोपोग्राफी, स्थलाकृति। और चौथा ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप। अब जो मैं आपको लिखाने जा रही हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा और मैं क्वेश्चन भी पूछती जाऊंगी, आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते जाइएगा जिससे हम लोग इंटरेक्शन भी हमारा बना रहे। पहला क्वेश्चन है मेरा, विटीकल्चर। विटीकल्चर हिंदी में भी विटीकल्चर ही बोलेंगे, VITI, विटीकल्चर। रेशम नहीं, राइट आंसर इज ग्रेप्स। इसका राइट आंसर है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज पिसिकल्चर, PISCI, PISCI, वेरी गुड। फिशेस या एक्वाकल्चर को, यानी मछली पालन जब हम करते हैं तो उसको पिसिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट सेरीकल्चर, SERI, सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म या रेशम की एग्रीकल्चर को, जब हम रेशम के प्रोडक्शन को करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर, SELVI, सिल्वी। सिल्वीकल्चर किससे रिलेटेड है? एक तो आपने बताया सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म। और सिल्वी किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी नहीं है, सेल्वी, SELVI, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वनों के संरक्षण और संवर्धन। एग्जैक्ट वर्ड टिम्बर नहीं रहेगा शिवा, इसका आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वनों का संरक्षण व संवर्धन करने को कहते हैं सेल्वीकल्चर, SELVI। नेक्स्ट अगेन मैं आपसे पूछ रही हूं, हॉर्टिकल्चर, HORTI, हॉर्टिकल्चर। फ्रूट प्रोडक्शन को हम फ्लावर कल्टीवेशन नहीं रखेंगे, फ्लावर कल्टीवेशन होगा फ्लोरिकल्चर, FLORI, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर है आपका फ्लावर या फूलों की खेती से रिलेटेड, और हॉर्टिकल्चर है आपका फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड। एपीकल्चर, API, एपीकल्चर बीज से रिलेटेड है, नॉट हनी, प्रोडक्शन ऑफ द बीज। बीज को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हनी प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है एक और, एक दो मैं आपसे और पूछ रही हूँ, वर्मी कल्चर। वर्मी, VERMI, वर्मी कल्चर नहीं, कंपोज नहीं है। अर्थवॉर्म के प्रोडक्शन के लिए, केचुए के प्रोडक्शन से रिलेटेड है वर्मी कल्चर। एक और है हॉर्सिकल्चर, HORSI, HORSI,
हॉर्सी कल्चर, वेरी गुड सचिन, हॉर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में। अब ये नहीं कि खेतों में जाके हॉर्स का प्रोडक्शन करें, मतलब हॉर्स की ब्रीड को बढ़ाएंगे और उनकी क्वालिटी को अपलिफ्ट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे हॉर्सी कल्चर। अब यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट कल्चर की बात की, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन ऑफ बीज है एपीकल्चर, हर्षिता, API, production of bees is related to apiculture, API। अब जल्दी से हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस। आपको मुझे बताना है, मैं यस नीतू, एपीकल्चर, API इज रिलेटेड टू बीज। अब मैं आपको रेवोल्यूशन का नाम बताऊंगी और आपको मुझे बताना है ये किस रेवोल्यूशन से या किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सबसे पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये जो जितना भी मैं आपको लिखवा रही हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। व्हीट एंड राइस पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हीट राइस पे बहुत फोकस किया गया था, लेकिन जो इस जब हम लिखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उससे पहले हम लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो हमारा, क्योंकि हम पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह पहले ही पढ़ चुके, तो हम लोग ने ये देखा था कि ये जो एग्रीकल्चर, जब हम लोग का मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं थी तो हमारी ग्रोथ रेट भी ज्यादा थी, यानी बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी। लेकिन जब मेडिकल फैसिलिटीज आई तो बर्थ रेट तो हाई रही पर डेथ रेट लगातार डिक्लाइन करने लगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और हमारे पास फूड की कमी होने लगी। ऐसे में मेक्सिको में सबसे पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिस किया गया और उसके बाद मेक्सिको से ये भारत में आया। यस यू आर राइट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड इनसफिशिएंसी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। यस, MS स्वामीनाथन इंडिया में इंपॉर्टेंट रहे ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। और मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग जो थे, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एसोसिएट हो गए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से मेक्सिको में स्टार्ट हुआ, नॉर्मन बोरलॉग ने इसे स्टार्ट किया था, और इंडिया में MS स्वामीनाथन, जो 4 से 5 क्वेश्चन हम इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन, क्विकली, मिल्क, राइट। नेक्स्ट, ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू, व्हाइट रेवोल्यूशन हो चुका है, अब मुझे जल्दी से बताइए ब्लू रेवोल्यूशन। इन इंडिया MS स्वामीनाथन है बेटा। अनुराधा, आई एम नाउ आस्किंग कि ब्लू रेवोल्यूशन, BLUE, नील क्रांति किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट, पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी रेवोल्यूशन, पिंक, वाटर रिलेटेड नहीं होगा, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को सुनिए, मेरा क्वेश्चन अब दूसरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ अब आपसे, पिंक रेवोल्यूशन, PINK, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन जो है वैसे तो मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन कई जगह इसे अनियन प्रोडक्शन या प्रॉन प्रोडक्शन से रिलेट किया जाता है। प्रॉन मतलब झींगा मछली। पिंक रेवोल्यूशन या गुलाबी क्रांति झींगा मछली, अनियन प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, येलो रेवोल्यूशन, पीत क्रांति या फार्मा से भी रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन, पीत क्रांति, सनफ्लावर, वेरी गुड अंशु। नेक्स्ट, रेड रेवोल्यूशन, येलो सूर्यमुखी से है, ऑयल वगैरह नहीं लिखेंगे आप लोग, केवल क्या लिखेंगे, सूर्यमुखी या सनफ्लावर। रेड रेवोल्यूशन बताइए, रेड,
फार्मा लिख रहे हैं आप लोग, ऑयल सीड। रेड रेवोल्यूशन, टमाटो। कई जगह रेड रेवोल्यूशन को मीट या मांस एंड टमाटो, आपके टमाटो, टमाटो को हिंदी में क्या कहेंगे? टमाटर, चिली नहीं, टमाटर और मांस से रिलेटेड है रेड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट लिखिएगा राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति, पोटैटो। नेक्स्ट सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर, रजत क्रांति। रजत क्रांति स्टूडेंट्स, रजत क्रांति, पोटैटो मत भेजिए। रजत क्रांति इज रिलेटेड टू एग, एग या पोल्ट्री। उर्वरक नहीं होगा, एग, अंडे या पोल्ट्री। माइक म्यूट कर लीजिए बेटा, मैंगो बनाना नहीं आएगा यहां पर। नेक्स्ट लिखेगा गोल्डन या स्वर्ण रेवोल्यूशन। गोल्डन या स्वर्ण रेवोल्यूशन नहीं, झूठ नहीं है। फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट, पल्स भी नहीं है, दालें भी नहीं है, बागबानी यहां कह सकते, फ्रूट प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखिएगा रेनबो एग्रीकल्चर, रेनबो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज रेनबो रेवोल्यूशन। लेट मी सी, रेनबो में आपने क्या लिखा है? गोल्डन का बेटा फ्रूट प्रोडक्शन है, गोल्डन इज रिलेटेड टू फूड प्रोडक्शन। एंड रेनबो एग्रीकल्चर या इंद्रधनुषी एग्रीकल्चर में आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्शंस आएंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड होल प्रोडक्शन, वेरियस क्रॉप्स। वेरी गुड निखिलेश। नेक्स्ट है ब्राउन रेवोल्यूशन। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि अभी हम लोग को मिनरल्स और इंडस्ट्रीज भी करना है। ब्राउन रेवोल्यूशन हिंदी में से कहते हैं खाकी क्रांति, खाकी क्रांति। झूठ नहीं है इसका आंसर। फर्टिलाइजर्स नहीं, मैं ब्राउन कह रही हूं, ब्राउन। ब्राउन इज रिलेटेड टू लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन। वेरी गुड सौम्या, कोकोआ एंड लेदर प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रे प्रोडक्शन, ग्रे। ग्रे प्रोडक्शन, अपने मोबाइल्स चेक मत करिएगा, डोंट यूज योर मोबाइल्स। ग्रे इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आइए येलो। येलो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, सनफ्लावर या ऑयल सीड्स। नेक्स्ट ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन। पटाटो बेटा राउंड रेवोल्यूशन में आएगा, ROUND। पटाटो इज रिलेटेड टू राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति। फिर आएगा आपका ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है। वेरी गुड, आई एम गेटिंग सो नाइस आंसर्स and it's good to see all of you participating. Next golden fiber, सुनहरा रेशा क्रांति। गोल्डन फाइबर जूट। गुड सचिन, आराधना, निकलेश, हर्षिता। गोल्डन फाइबर जूट। नेक्स्ट लिखिएगा अमृत क्रांति, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति। Amrit Kranti is related to river linking. Some of the students are asking Grey Revolution. Grey Revolution is related to fertilizer production. नहीं, मिल्क नहीं है बेटा। अमृत क्रांति वो जो आपका मिल्क है वो व्हाइट रेवोल्यूशन है, और अमृत क्रांति जो है वो रिवर लिंकिंग से है। नेक्स्ट सनराइज, गोल्डन फाइबर इज रिलेटेड टू जूट।
golden fiber, jute. Yes, black is petroleum and golden fiber. ग्रीन इज एग्रीकल्चर एंड रेनबो, दोनों सेम नहीं है। देखिए, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वीट, राइस, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। लेकिन जब हम रेनबो एग्रीकल्चर की बात करते तो हम सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते। यस, पिंक एंड रेड दोनों में मीट आएगा। नेक्स्ट, सनराइज या सूर्योदय। सनराइज या सूर्योदय क्रांति। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। सनराइज या सूर्य उदय क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग पूछने जा रही हूं मैं, गंगा रेवोल्यूशन। गंगा रेवोल्यूशन, गंगा क्रांति नहीं, रिवर से एसोसिएटेड नहीं है। रिवर तो मैंने आपको अभी बताया, अमृत रेवोल्यूशन। गंगा इज रिलेटेड टू गुडनेस अगेंस्ट करप्शन। ये जितना भी करप्शन है इससे रिलेटेड है, गुडनेस अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, एक और मैं पूछ लेती हूँ, एक आध और आप लोगों से। व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ये कॉटन से रिलेटेड है, कॉटन प्रोडक्शन, कपास की खेती। व्हाइट गोल्ड, कॉटन प्रोडक्शन। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, GREEN, ग्रीन गोल्ड, GOLD, टी। तो ये मेजर प्रोडक्शंस थे आपके। इसी तरह सैफरन केसर से रिलेटेड प्रोडक्शन है। अब हम लोग आते हैं मिनरल्स पे। यहां पर अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया फॉरेस्ट के बारे में। हम लोगों ने मेजर 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लिए, रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया, मेजर एग्रीकल्चर के बारे में देख लिया है। सैफरन एग्रीकल्चर है आपका SEFRON। ग्रीन गोल्ड इज रिलेटेड टू टी। सैफरन को हिंदी में केसर कहते हैं एंड ग्रीन गोल्ड इज रिलेटेड टू टी। अब हम लोग आएंगे मिनरल्स पे, खनिज पे। हेडिंग डाल लीजिएगा मिनरल्स। SEFRON, जब लिखा हो SEFRON तो वो सैफरन या केसर से रिलेटेड है। अब हेडिंग डालिएगा मिनरल्स या खनिज। हाँ प्रमोद, केसर। अब हेडिंग डालिएगा मिनरल्स। रॉक्स में जब बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ज्यादातर मिनरल्स में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रखे जाते हैं, यानी अजैविक तत्वों को हम खनिज पदार्थों में इंक्लूड करते हैं। तो रॉक्स या चट्टानों में जब बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, और उस अर्थ क्रस्ट में हमें पता है कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो हमारा पूरा पृथ्वी है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला है क्रस्ट, दूसरा मैंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भूभाग को कहते हैं, या पृथ्वी के ऊपरी भूभाग के परपटी को क्रस्ट कहते हैं। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान अधिक होने के कारण रॉक्स हमें पिघले हुए रूप में मिलते हैं, जिसको हम मैंटल कहते हैं। और मैंटल से जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हालांकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोर हमारा ठोस होता है।
तो पृथ्वी के जो क्रस्ट है इस पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब अर्थ क्रस्ट पे डिपॉजिट हो जाती हैं और हम इनको इकोनॉमिकली, यानी ऐसे देखिए क्रस्ट में बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं हमको, यानी जो पृथ्वी के ऊपर भूपर्पटी है वहां पर हमें बहुत सारे खनिज मिलेंगे, पर ऐसे सभी पदार्थों को हम खनिज कहते हैं जो इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से हम इजीली उनको निकाल सकें, तो उस एरिया को उस खनिज के लिए हम लोग विशेष रूप से जानते। इज इट क्लियर? यानी ऐसे तो आपको बहुत सारे खनिज मिलेंगे, परंतु जिस खनिज की अधिकता होगी और जिसे हम आर्थिक रूप से आसानी से उसका दोहन कर सकते हैं उसको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक होता है माइनिंग और दूसरा होता है क्वेरिंग, खनन और उत्खनन। खनन का मतलब होता है, माइनिंग का मतलब होता है जब हम डीप ड्रिल करें और ड्रिल करके किसी मिनरल को निकालते हैं तो उसको हम माइनिंग कहते हैं। जबकि क्वेरिंग क्या होता है, उत्खनन ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम सरफेस पर किसी भी मिनरल को हम निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जैसे बॉक्साइट है तो बॉक्साइट को, यस आई एम रिपीटिंग, जैसे बॉक्साइट को का हम खनन करते क्वेरिंग। देयर आर टू प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स। मिनरल्स को निकालने की दो क्रियाएं होती है मेजरली। एक होता है माइनिंग, माइनिंग को फिर फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है माइनिंग जिसमें हम अर्थ की ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिल करके हम मिनरल्स को निकालते हैं, और दूसरा होता है क्वेरिंग। क्वेरिंग में हम क्या करते हैं, लैंड सरफेस को हम खोदते हैं और खोद कर मिनरल्स को हम अपने उपयोग में लाते हैं। जैसे कि बॉक्साइट, बॉक्साइट में हम ऊपर का पूरा पार्ट खोद देते हैं और उस मटेरियल को हम लोग, बॉक्साइट को हम लोग फिर बाद में बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। अब माइनिंग में भी दो तरीके की माइनिंग होती है, एक होता है ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग ये ऐसी माइनिंग होती है जो पृथ्वी के धरातल पर की जाती है। माइनिंग डन नियर द अर्थ क्रस्ट। ओपन पिट माइनिंग, माइनिंग डन नियर द अर्थ क्रस्ट। और दूसरी माइनिंग है शाफ्ट माइनिंग, हिंदी में भी इसे शाफ्ट ही कहते हैं, शलगम वाला श लिखते हैं। शाफ्ट माइनिंग जिसे डीप माइंस कहते हैं, यानी जब हम बहुत गहराई से खनन करते हैं या खुदाई करके मिनरल्स को निकालते हैं तो उसको, उन डीप माइंस को हम शाफ्ट माइन कहते हैं। ओके, SHAFT, SHAFT, शाफ्ट माइनिंग। देन अब इन मिनरल्स को हम लोग मेटल्स के आधार पर, यानी किसी मिनरल में मेटालिक होगा, मेटल्स प्रेजेंट होंगे, धातु प्रेजेंट होंगे, और कुछ मिनरल्स में धातु प्रेजेंट नहीं होते। तो मेटालिक मिनरल्स के आधार पर, यानी मेटल के आधार पर हम मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ धातु, धातु के आधार पर या मेटल के आधार पर हम मिनरल्स को, metals can be classified in two parts. Sorry, minerals can be classified in two parts. खनिज को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेटालिक, धात्विक। फर्स्ट इज मेटालिक, धात्विक, एंड सेकेंड इज नॉन मेटालिक, अधात्विक। यस शिखा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक या धात्विक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये इसलिए मैं आपको लिखा रही हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे आपसे पूछा जाए आयरन, तो आयरन मेटालिक में आएगा कि नॉन मेटालिक में आएगा, इसलिए मैं आपको ये क्लासिफिकेशन लिखा रही। सो मेटालिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फेरस
लौह धात्विक, फेरस, लौह धात्विक, लोहे से लिया गया है ये, लौह धात्विक, जैसे आयरन, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, ये सब फेरस में आएंगे। आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड टंगस्टन। नेक्स्ट आता है नॉन फेरस, अलौह धात्विक। नॉन फेरस, अलौह धात्विक, इसमें आएगा आपका एस्बेस्टस। एस्बेस्टस से सीमेंट की चद्दरें बनाई जाती हैं। और आपको पता होगा, जैसे लखनऊ में भी आउटस्कर्ट्स पे अगर आप जाएंगे तो एस्बेस्टस की सीमेंट फैक्ट्रीज वहां पर आपको मिलेंगी। ये जो सीमेंट की ये जो चद्दरें होती है, ये बहुत मजबूत होती हैं। और अब एस्बेस्टस से ब्रिक्स को भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एस्बेस्टस में प्रॉब्लम ये होती है कि इससे रेशे निकलते हैं, और रेशे निकलने के कारण ये हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमें लंग्स की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो एस्बेस्टस फैक्ट्री में या सीमेंट फैक्ट्री में काम करते, उनका हर 15 से 30 दिन में उनका पूरा चेकअप किया जाता है, खासकर उनके लंग्स का। सो एस्बेस्टस जो है वो आपका नॉन फेरस या अलौह धात्विक में रखा जाता है। इसी तरह सॉल्ट, सल्फर, मार्बल, डायमंड हीरा, डायमंड हीरा एंड ग्रेनाइट। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स में लिखेगा। नॉन मेटालिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स नहीं पाई जाती, यानी धातु नहीं मिलती है। तो इसमें मेजरली आएगा जैसे मार्बल, सैंड, ग्रेवल और लाइमस्टोन, चूना पत्थर। सैंड, बालू, ग्रेवल, मार्बल एटसेट्रा। ग्रेवल को हिंदी में कंकड़ कहते हैं। ठीक। अब हम लोग मेजर मिनरल्स की बात करेंगे। सबसे पहला लिखेगा आयरन ओर, लॉ अयस्क, आयरन ओर। इसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे, कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से मेजर इंपोर्टर्स हैं और कौन से मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। ठीक है। जितने भी हम लोग मिनरल्स देखेंगे उन सब में हम लोग इंपोर्टर्स, कौन आयातक देश है, कौन निर्यातक देश है टॉप 10, और अगर इनके टाइप्स हैं तो कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन ओर। आयरन ओर को हिंदी में लौ अयस्क कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कंटेंट, यानी कितना लोहा मिलता है उसके आधार पर 4 प्रकार का लौ अयस्क या आयरन ओर मिलता है। पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हिंदी में भी मैग्नेटाइट कहते हैं, MAGNITITE। इसमें 72% आयरन कंटेंट मिलता है, 72% आयरन कंटेंट। नेक्स्ट हेमेटाइट।
नेक्स्ट इज हेमेटाइट, HEMATITE। कई बार आपको दे दिया जाएगा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछा जाएगा कि इसके मुख्य आयातक देश कौन से हैं, या मुख्य निर्यातक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर देश, या आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे दे दिया मैग्नेटाइट दे दिया, बोमाइट दे दिया, या आपको बिटमिनस दे दिया। अब पूछा गया आपसे कि आयरन ओर का कौन सा टाइप है, तो मैग्नेटाइट आयरन ओर का टाइप है, क्योंकि बोमाइट आयरन ओर का टाइप नहीं है, और बिटमिनस जो है वो कोल का टाइप है। सो मैग्नेटाइट में 72% आयरन कंटेंट है, हेमेटाइट में 70%। नेक्स्ट इज लिमोनाइट, LIMONITE, लिमोनाइट, इसमें 60% आयरन कंटेंट है। नेक्स्ट सिडराइट, SIDERITE, सिडराइट, SIDERITE, 48% इसमें आयरन कंटेंट मिलता है, 48%। अब मेन एक्सपोर्टर कंट्रीज के नाम लिखिएगा। इंडिया, हर्षिता हेमेटाइट में क्या पूछ रहे हो बेटा, हेमेटाइट 70%, मैग्नेटाइट 72%, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60% एंड सिडराइट 48%। अब मेजर एक्सपोर्टर या निर्यातक, अब देखिए कई बार एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में कंफ्यूजन होता है। जब आप पिक्चर हॉल या कहीं पे भी बैठते हैं तो लिखा होता है एग्जिट, एग्जिट मने अपने देश से बाहर जाना, यानी आप जहां हैं वहां से बाहर जाना। तो एक्सपोर्टर एग्जिस्ट या एग्जिट के अलावा निर्यातक मने निकलना, और आयातक मतलब आना, यानी आना आयातक, यानी इट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट एग्जिट यानी निकलना निर्यातक। सो मेन एक्सपोर्टर कंट्रीज यानी जिनके पास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा वो ही अपना सामान बाहर की ओर बेचेंगे, ठीक है। तो मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज है इंडिया, ब्राजील, स्वीडन एंड कनाडा। एंड मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं रशिया, 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 यूएसए, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, यूएसए, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज का प्रयोग स्टील बनाने में किया जाता है, स्टील बनाने में, केमिकल्स या रसायन बनाने में, और कांच की इंडस्ट्री में भी किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्रीज। बेटा आप लोग YouTube पे लाइव हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको उसी पे मिल जाएगी। This is not being recorded, this but as it is on the YouTube channel, it is live on the YouTube channel, so you can get this class again on the YouTube, you can just see it again. So मैग्नीज जो है वो स्टील मेकिंग के लिए यूज होता है, ये केमिकल्स में यूज होता है, कांच या ग्लास की इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अब एक्सपोर्टर कंट्रीज लिखिएगा जल्दी से, बेल्जियम, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अब आपके लिए बहुत
प्रॉब्लम आएगी कि हम इसे याद कैसे करें, क्योंकि सब कंट्रीज एक जैसी लग रही। तो हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, हम इससे रिलेटेड मैप को बना सकते हैं। अगर आप एक वर्ड का मैप लीजिए और उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज करिए, और केवल एक मैप पे पहले आप केवल एक्सपोर्टर कंट्रीज को दिखाइए, जैसे एक्सपोर्टर ऑफ आयरन, एक्सपोर्टर ऑफ मैग्नीज, एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर। तो आपके पास एक डेफिनेट कलर का आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको उस मैप पे बिल्कुल कलर को देखते ही आपके दिमाग में, जैसे हम कोई भी ग्राफ या कोई भी पिक्चर, अगर कोई कलर्ड मैप या पिक्चर को देखते हैं तो उसका हमारे माइंड पर बहुत इम्पैक्ट होता है और वो हमको बहुत इजीली याद हो जाता है। तो आज आप लोग को क्या करना है, एक वर्ड मैप लेना है। इंपोर्टेंट एक्सपोर्टर कंट्रीज को एक वर्ड मैप पे कलर करिएगा एंड इंपोर्टर कंट्रीज को अलग मैप पे। तो अगर रेगुलरली आप इसको देखेंगे तो आपको इसको देखने से ही याद हो जाएगा कि कौन कौन से एरियाज है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीज की एक्सपोर्टर कंट्रीज है बेल्जियम, सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अटेंडेंस के लिए आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंपोर्टर कंट्रीज में जापान, इट इज इन सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्टर बेल्जियम है, देन सिंगापुर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। इसी तरह इंपोर्टर कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है जापान, देन चाइना, यूएसए, यस हाई टू लो, जापान, चाइना, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। नेक्स्ट लिखिएगा कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा। अब पीतल बनता है जस्ता और तांबे को मिलाकर, जस्ता और तांबे को मिलाकर पीतल बनता है, यानी ब्रास इज मेड बाय मिक्सिंग जस्ता एंड तांबा, दैट इज कॉपर। जस्ता को जिंक कहते हैं, जस्ता इज जिंक। सो जिंक और कॉपर को मिलाकर पीतल का फॉर्मेशन होता है। अब मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लिखिएगा। चिली, चिली जो है वहां पर सबसे ज्यादा, चिली वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑफ कॉपर या तांबा। एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज में इंपोर्टिंग कंट्रीज में आएगा जापान, यूएसए, सॉरी, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आएगा, एक्सपोर्टिंग आप लोग ने लिख लिया, चिली हाईएस्ट प्रोडक्शन, एंड देन पेरू, जेर, जाम्बिया एंड कनाडा, ये एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। चिली हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, highest production copper is Chile, then Peru, Zaire, Zambia and Canada.
इंपोर्टिंग कंट्रीज में है जापान, यूएसए, जर्मनी, यूके एंड इटली। यूके एंड इटली। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज चिली, हाईएस्ट प्रोडक्शन। इसके अलावा चिली के अलावा पेरू, ज़ैर, ज़ाम्बिया और कनाडा में इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब ये एक्सपोर्ट करती है। इंपोर्टिंग कंट्रीज में आएगा जापान, यूएसए, जर्मनी, यूके एंड इटली। सो दैट्स इट फॉर द डे। अभी हमारे कुछ मिनरल्स बचे, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। Okay, thank you so much class. You have interacted very nicely. So thank you. Attendance link के बारे में आपको ग्रुप पे बता दिया जाए। Thank you. Stay safe, stay healthy, take care. Thank you बेटा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.